हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग आज की इस वीडियो में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति के बारे में। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट पर बेस होने वाला है। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक देखना है, ताकि आप लोगों को एक एक चीज अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वृत्तीय गति के बारे में। वृत्तीय गति आखिर होता क्या है? इसके नाम से ही हम लोग को पता चलता है कि किसी वस्तु का वृत्त में गति, किसी वस्तु का वृत्त में गति ही क्या होता है? वृत्तीय गति होता है। जैसे मान के चलिए कोई वृत्ताकार मार्ग है और वस्तु यहाँ पर है, वस्तु यहाँ पर है और वो वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है। वृत्ताकार मार्ग में क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो उसके इसी गति को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। कोई भी वस्तु जब वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो उसकी इस गति को क्या कहते हैं? हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं या सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब ये गति दो तरह की होती है। ये गति क्या होती है? दो तरह की होती है। पहला होता है हमारा एक समान वृत्तीय गति होता है, और दूसरा हमारा होता है असमान वृत्तीय गति होता है। एक समान और असमान को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे, एक समान को कहेंगे हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और असमान वृत्तीय गति को हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये होता क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। एक समान वृत्तीय गति मतलब क्या? जब वस्तु वृत्ताकार मार्ग में चलना स्टार्ट किया या घूमना स्टार्ट किया या गति करना स्टार्ट किया, तो उसका गति समय के साथ चेंज नहीं होगा, यानी उसका जो वेलोसिटी है यानी वेग समय के साथ चेंज नहीं होगा। मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ पर है, उसका 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वृत्ताकार मार्ग में चलना स्टार्ट किया। वो वस्तु यहाँ तक पहुंचा तो भी उसका वेग कितना था? 20 किलोमीटर प्रति घंटा था। वो वस्तु यहाँ पर पहुंचा तो भी उसका वेग कितना था? 20 किलोमीटर प्रति घंटा था। यहाँ पर पहुंचा तो भी उसका वेग कितना था? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग इस चीज में एक चीज नोट करेंगे कि वस्तु का जो वेग है वो समय के साथ कभी भी चेंज नहीं हुआ। 20 किलोमीटर से चलना स्टार्ट किया तो वापस वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलता रहा। ठीक है। दूसरा होता है हमारा असमान वृत्तीय गति। असमान वृत्तीय गति में क्या होता है कि वस्तु का वेग समय के साथ बदल जाता है। जैसे मान के चलिए कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चलना स्टार्ट किया, यहाँ पर आते आते उसका वेग कितना हो गया? उसका 10 किलोमीटर हो गया। यहाँ पर उसका वेग कितना हो गया? मान लेते हैं 30 किलोमीटर हो गया, और यहाँ पर उसका वेग कितना हो गया? 40 किलोमीटर हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि वस्तु का वेग क्या हो गया? समय के साथ बदल रहा है। समय के साथ क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो उसके इस वेग को हम लोग क्या कहेंगे? असमान गति कहेंगे। इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से एक एग्जांपल के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं। एक समान वृत्तीय गति और असमान वृत्तीय गति क्या होता है। आप लोग एक प्रयोग बचपन में किए होंगे। आप लोग रस्सी लेते थे, उसमें क्या करते थे? पत्थर बांध देते थे और घुमाते थे। तो उस प्रयोग को आप लोग फिर से कीजिएगा और देखिएगा, पत्थर को रस्सी से लेकर ऐसे ऐसे घुमाइएगा क्षैतिज में। ठीक है। क्षैतिज में जब आप लोग घुमाइएगा ऐसे ऐसे, तो पत्थर की जो गति होगी वो समय के साथ चेंज नहीं होगी। जब आप लोग ऐसे ऐसे जब पत्थर घुमाइएगा नीचे में, तो उसका जो गति होगा यानी उसका जो वेग होगा वो समय के साथ चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आप लोग का गुरुत्व काम करता है। ठीक है। जिसके कारण उसका वेलोसिटी यानी कि वेग चेंज नहीं होता है। इसलिए हम लोग इस एग्जांपल को हम लोग क्या कहेंगे? एक समान वृत्तीय गति का एग्जांपल। दूसरा क्या होगा कि आप लोग उसी पत्थर को क्या कीजिए? रस्सी में लेकर के ऊर्ध्वाधर घुमाइए, ऐसे ऐसे घुमाइए, ऐसे ऐसे घुमाएंगे। आप लोग देखिएगा कि जब वस्तु यानी कि पत्थर जब आप लोग ऐसे से घुमाइएगा रस्सी से बाहर के, तो आप लोग एक चीज नोट कीजिएगा कि जब पत्थर नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, तो उसका वेग क्या होगा? कम होगा। वेग क्या होगा? उसका कम हो जाएगा। और जैसे ही पत्थर ऊपर से नीचे की ओर आएगा, उसका वेग क्या होगा? अधिक हो जाएगा। इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है? समय के साथ उसका वेग बदल रहा है। तो इसको हम कहेंगे असमान वृत्तीय गति। आप लोग उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे इसको। वृत्तीय गति क्या होता है, एक समान वृत्तीय गति कब होता है, असमान वृत्तीय गति कब होता है। अब दूसरा हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि वृत्तीय गति में दो तरह के विस्थापन काम करते हैं। पहला हमारा होता है कोणीय विस्थापन और दूसरा हमारा होता है रेखीय विस्थापन। वृत्तीय गति में क्या होते हैं? दो तरह के विस्थापन काम करते हैं। उसको हम लोग समझते हैं कौन कौन से विस्थापन काम करते हैं और कैसे कैसे वो विस्थापन काम करते हैं। इसको समझना बहुत ही जरूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। सबसे पहले हम लोग चलेंगे कोणीय
रेखीय विस्थापन की ओर। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये कोई केंद्र है और यहाँ पर वस्तु है, यहाँ पर पॉइंट हम दे देते हैं 1। पॉइंट 1 पर क्या रखा हुआ वस्तु है और वो कुछ समय बाद गति करके पॉइंट 2 पर पहुंच गया, पॉइंट 2 पर पहुंच गया। तो वस्तु के इस गति को, यानी कि वो यहाँ से चलकर यहाँ पर गया, तो उसके इस गति को हम लोग क्या कहेंगे, रेखीय विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, रेखीय विस्थापन। इसको हम लोग शो करते हैं एस से। दूसरा हमारा होता है कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन भी आप लोग समझ लेंगे बहुत इजी से। मान लीजिए कि 1 नंबर पे क्या है, वस्तु है, तो यहाँ पर इसको हम लोग डॉट 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 कर देते हैं। और जब वस्तु 2 नंबर पे गया, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, डॉट 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 करके केंद्र पे मिला देते हैं या सेंटर पे मिला देते हैं। तो वस्तु 1 पर था और 2 पर गया, तो ये जाहिर सी बात है गति करके गया। तो इसके गति करने में केंद्र से जो कोण बना, केंद्र से जो कोण बना, उसी को हम लोग कहेंगे कोणीय विस्थापन। तो मैं एक बार फिर आप लोगों को इस एग्जांपल को समझा रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आप लोगों को देख रहा हूं, आप लोगों को देख रहा हूं और आप लोगों को देख रहा हूं, तो मेरा एंगल देखिएगा, मेरा आंखों का एंगल देखिएगा। मेरा एंगल अभी सीधा में है। आप लोग क्या किए, ऊपर गए, कुछ ऊपर गए, तो मेरा एंगल क्या हो गया, ऐसे हो गया। आंखों का एंगल क्या हो गया, ऐसे हो गया। पहले मैं सीधा देख रहा था, अब मेरा एंगल कैसे हो गया, ऐसे हो गया। तो ऊपर से नीचे की ओर जो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जब मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोणीय विस्थापन कहेंगे। कोणीय विस्थापन क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट विस्थापन, सबसे इंपॉर्टेंट कोणीय विस्थापन, जिसको हम लोग थीटा से शो करते हैं। इससे शो करते हैं थीटा से। कोणीय विस्थापन का राशि होता है हमारा सदिश राशि। अब जाहिर सी बात है कि मैंने कहा कि इसका राशि क्या होता है, सदिश राशि होता है। इसका कुछ ना कुछ दिशा तो होगा ही, क्योंकि सदिश राशि का क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो इसके दिशा को हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके दिशा को निकालने के लिए यहाँ पे एक रूल दिया गया, जिस रूल को हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। वो रूल का नाम है राइट हैंड थंब रूल, या फिर इसको हिंदी में कहें तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। इस नियम में क्या होता है, इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु ऐसे गति कर रहा है, ऐसे की ओर गति कर रहा है, इसके हम लोग इसके लिए हम लोगों को कोणीय विस्थापन का दिशा निकालना है। अपना राइट हैंड आगे करिए और यहाँ पे रखिए और ऐसे गति कराइए। तो अंगूठा का जो दिशा बताएगा वही कोणीय विस्थापन का दिशा बताएगा। समझ में आया। अब दूसरे ही और फिर एग्जांपल ले लिया जाए। मान लीजिए कोई वस्तु ऐसे गति कर रहा है, कोई वस्तु ऐसे गति कर रहा है, इस दिशा में गति कर रहा है ऐसे। इसका हम लोग क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग फिर से वैसे ही करेंगे। अपने हाथ को उल्टा कर दीजिए, ऐसे ले आइए और यहाँ पर ऐसे गति कराइए। तो जो आपका अंगूठा का दिशा बताएगा वही आपका कोणीय विस्थापन का दिशा बताएगा। समझ में आएगा हम लोग दिशा कैसे निकालेंगे। ये तो कॉन्सेप्ट था आपका रेखीय विस्थापन का, कोणीय विस्थापन का। अब हम लोग थोड़ा सा बैक क्लास में चलते हैं, क्लास 9th में चलते हैं। वहां से आप लोगों को मेन कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्लास 9th में आप लोगों ने क्या पढ़ा है, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं आप लोगों को जोर डालता हूँ। ये वृत्ताकार मार्ग है, ये कोई पॉइंट मान लेते हैं, केंद्र है। तो जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है, तो गति कर रहा है तो उसका जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ उसका वेलोसिटी होगा। तो वेलोसिटी क्या होता है, वृत्ताकार मार्ग पे हर पॉइंट पे उसके वेलोसिटी का दिशा क्या होता है, चेंज होता है। यानी कि वेग का दिशा क्या होता है, चेंज होता है। कैसे चेंज होगा, जैसे कि मान के चलिए कोई वस्तु यहाँ पर है, तो उसका जो वेलोसिटी होगा यानी कि वेग होगा वो किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा। जब वस्तु यहाँ पर पहुंचा तो उसका दिशा क्या होगा, इधर होगा। ठीक है, जब वस्तु मान के चलते यहाँ पर पहुंचा उसका दिशा क्या होगा, इधर होगा। वस्तु यहाँ पर पहुंचा तो क्या होगा, उसका दिशा इधर होगा। यानी कि वृत्ताकार मार्ग में जो हमारा वेग होता है उसका दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलते रहता है। जैसे कि फिर से मैं समझा रहा हूँ, वस्तु यहाँ पर है तो उसका दिशा देख लीजिए आप लोग। एरो क्या बता रहा है, दिशा को बता रहा है। सभी का क्या बता रहा है, दिशा को बता रहा है, जो जो हमारा एरो है। ये तो हम समझ गए वेग के बारे में। अब हम लोग को सबसे मेन होता है कि
अब हम लोग रेखीय विस्थापन समझ गए, कोणीय विस्थापन समझ गए। एक और शब्द हम लोग को देखने को मिलता है, वो क्या मिलता है? रेखीय वेग और कोणीय वेग। वृत्तीय गति में क्या मिलता है हम लोग देखने को? रेखीय वेग और कोणीय वेग। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा रेखीय विस्थापन। रेखीय विस्थापन में जैसे ही हम लोग समय को जोड़ देते हैं, क्या जोड़ते हैं हम लोग? जैसे ही समय को हम लोग जोड़ देते हैं तो वो हमारा निकल के क्या आ जाता है? रेखीय वेग। क्या निकल के आ जाएगा हमारा? रेखीय वेग। रेखीय विस्थापन में जैसे ही हम लोग समय को जोड़ देंगे, क्या निकल के आ जाएगा हमारा? रेखीय वेग। और उसी तरीके से हम लोग कोणीय वेग में जैसे ही हम लोग क्या करेंगे? समय को हम लोग जोड़ देंगे। कोणीय वेग में जैसे ही हम लोग क्या करेंगे? समय को जोड़ देंगे, तो वहां से क्या निकल के आ जाएगा हमारा? कोणीय वेग। वहां से क्या निकल के आएगा? कोणीय वेग। अब ये होता क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। रेखीय वेग को हम लोग शो करते हैं किससे? v से। और v जो हमारा होता है वो रेखीय विस्थापन और समय के अनुपात के बराबर होता है। या इसके हम लोग परिभाषा के रूप में कह लें तो रेखीय वेग हमारा एकांक समय में कोई वस्तु कितना विस्थापन, रेखीय विस्थापन तय किया, वो क्या बनाता है हमारा? रेखीय वेग। ठीक है, एकांक समय में कोई भी वस्तु कितना विस्थापन या रेखीय विस्थापन तय किया, वो हमारा बनाता है रेखीय वेग। उसी प्रकार कोणीय वेग को हम लोग शो करते हैं ओमेगा से। किससे शो करते हैं हम लोग? ओमेगा से। ओमेगा ऐसे बनता है, बहुत लोगों को ओमेगा नहीं बनाने आता है, वो डब्ल्यू बनाते हैं। ठीक है, डब्ल्यू और ओमेगा में फर्क होता है। डब्ल्यू आपका ऐसे होता है और ओमेगा में क्या होता है? दोनों उसका हैंड ऐसे होता है, झुका होता है। ठीक है, ये हमारा होता है ओमेगा। जो हमारा कोणीय वेग होता है वो वस्तु के कोणीय विस्थापन बटे समय, यानी कोणीय विस्थापन और समय के अनुपात के बराबर होता है। या हम इसे परिभाषा रूप में क्या कह सकते हैं कि जो हमारा कोणीय वेग होता है वो किसी वस्तु के एकांक समय में कितना कोणीय विस्थापन तय किया, वो हमारा क्या बनाता है? कोणीय विस्थापन बनाता है। समझ में आया? बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। रेखीय विस्थापन पढ़ लिए हम लोग, कोणीय विस्थापन पढ़ लिए, रेखीय वेग पढ़ लिए, कोणीय वेग पढ़ लिए। अब इसके थोड़ा सा और मैं डिफाइन चाहता हूँ, थोड़ा सा आगे और डीप में पूछता हूँ। ठीक है, इन्हीं के बारे में हम लोग जानते हैं, इसके बारे में लोग चर्चा करेंगे। मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ पर है, ये वृत्ताकार मान हो गया, कोई वस्तु यहाँ पर है, कोई वस्तु मान लीजिए कि यहाँ पर है, इसका हम लोग पॉइंट दे देते हैं S1 दे देते हैं। वो वस्तु चलकर यहाँ तक गया, S2 तक गया। तो इसका हम लोगों को पूछता है कि रेखीय वेग क्या होगा, या रेखीय वेग क्या होगा, या फिर कोणीय वेग क्या होगा। कोई वस्तु S1 पर है, वो गति करके कहाँ गया? S2 पर गया। यहाँ पे मान लेते हैं उसका समय था t1, इसका समय हो गया t2। तब इसका रेखीय विस्थापन क्या हो जाएगा? इसका रेखीय विस्थापन हमारा डेल S इक्वल टू क्या होगा? S2 माइनस S1। यानी कि S2 से यहाँ से वो यहाँ की ओर गया, ये हो गया S1 यहाँ से, और ये इसका पार्ट, दोनों का हम लोग पार्ट को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे रेखीय विस्थापन निकालने के लिए। समझ में आया? रेखीय विस्थापन क्या हो जाएगा हमारा? कोई वस्तु जब यहाँ पर है, पॉइंट S1 पर है, वो गति करके S2 पर गया, तो उसका रेखीय विस्थापन क्या हो जाएगा हमारा? S2 माइनस S1। तो जब इसका रेखीय विस्थापन जब इतना हो जाएगा तो रेखीय वेग कितना हो जाएगा? तो रेखीय वेग हमारा क्या हो जाएगा? रेखीय वेग हम लोग निकालते हैं v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेल s अपॉन डेल t। ये हमारा हो जाएगा रेखीय वेग। उसी प्रकार से हम लोग निकालते हैं क्या चीज? कोणीय वेग। यहाँ पर मान लीजिए θ1 हो गया और ये कितना हो गया? θ2 हो गया। तो इसका सबसे पहले कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा? कोणीय विस्थापन डेल थीटा इक्वल टू कितना होगा? θ2 माइनस θ1। तो इसका कोणीय विस्थापन कितना, कोणीय वेग कितना हो जाएगा? इसका मतलब ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? डेल थीटा बटे डेल। इन दोनों इक्वेशन को, इन दोनों फॉर्मूलाज को आप लोगों को याद रखना है, आगे काम आएगा। ये दो फॉर्मूलाज यहाँ से बनकर निकल गए। तीसरा चीज हमारा जो होता है वो हम जानेंगे इसके कोण के बारे में, कोणीय विस्थापन के कोण के बारे में। कोणीय विस्थापन का जो कोण होता है वो एक्चुअल में दो तरह का होता है। कोण क्या होता है? दो तरह के होते हैं। कौन कौन से कोण होते हैं? तो कोण दो तरह के कैसे होते हैं इसके बारे में आप लोग समझिए।
पहला कोण जो होता है हमारा, वो हमारा होता है डिग्री में, डिग्री में हम लोग नापते हैं। और दूसरा कोण को हम लोग किसमें नापते हैं, हम लोग रेडियन में नापते हैं। किसमें नापते हैं, रेडियन में नापते हैं। इस दोनों में क्या फर्क होता है इसके बारे में मैं समझा रहा हूँ। जो हमारा 180 डिग्री होता है वो हमारा 1 रेडियन होता है, यानी कि पाई। 180 डिग्री के बराबर क्या होता है हमारा, 1 रेडियन होता है। अगर 90 डिग्री आपका पूछ रहा है कोण, तो उसका रेडियन कितना हो जाएगा, पाई/2। और 360 डिग्री का रेडियन कितना हो जाएगा, 2 पाई। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दो तरह के कोण होते हैं। तो हमारा जो कोणीय विस्थापन का जो कोण बन रहा है वो हम एक्चुअल में रेडियन के बारे में पढ़ना है, इसलिए मैं आप लोगों को डिग्री और रेडियन में डिफरेंस मैं आप लोगों को बता दिया ताकि आप लोग कंफ्यूजन में ना आए। हम लोग इन सभी चीजों को पढ़ लिए हैं, इसको आप लोग चाहे तो नोट्स कर सकते हैं ताकि आप लोगों को भविष्य में काम आए। अब हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम लोग जानेंगे ताक्षणिक वेग के बारे में। ताक्षणिक वेग आप लोग पढ़े होंगे। ताक्षणिक वेग में यहाँ पर दो चीज काम आएगा, ताक्षणिक कोणीय वेग और ताक्षणिक रेखीय वेग। ताक्षणिक कोणीय वेग और ताक्षणिक कोणीय वेग, इसको हम लोग जानते हैं क्या होता है, ताक्षणिक कोणीय वेग और ताक्षणिक रेखीय वेग। इंग्लिश में कहते हैं ताक्षणिक को इंस्टेंटेनियस, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस क्या चीज हो जाएगा हमारा, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। हम लोग जानते हैं ताक्षणिक के बारे में। जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो लाइक करते चले और सब्सक्राइब भी करते जाए। ताक्षणिक रेखीय वेग, इसको बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, समझ नहीं पाते ताक्षणिक या फिर ताक्षणिक होता क्या है। इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको क्या करना है, लिमिटेशन लगाना है, लिमिट लगाना है। लिमिट लगाना जान गए आपको ताक्षणिक रेखीय वेग निकालना जान लेंगे, ताक्षणिक कोणीय वेग निकालना जान लेंगे, ठीक है। इसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि हम लोग जानते हैं ताक्षणिक रेखीय वेग, तो इस सूत्र से ही आप लोगों को बनेगा ताक्षणिक रेखीय वेग। ताक्षणिक रेखीय वेग यानी कि क्या हो जाएगा, v ताक्षणिक, इंग्लिश में लिख रहा हूँ v इंस्टेंटेनियस, छोटा सा लिखेंगे यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस क्या लिखेंगे, INST करके डॉट कर दिया। जो हमारा होता है वो क्या होगा, लिमिट डेल t टेंजेंट टू 0, डेल t टेंजेंट टू क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, और हमारा हो जाएगा लिमिट v। ये हमारा होगा ताक्षणिक रेखीय वेग होगा, ताक्षणिक रेखीय वेग। अब हमको यहाँ से इस v का वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग प्लॉट कर देंगे। इस v का वैल्यू यहाँ से हम लोग प्लॉट कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा लिमिट डेल t टेंजेंट टू 0 डेल s बटे डेल t। ये हमारा हो गया ताक्षणिक रेखीय। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, सब समझ में आ गया। या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं v इंस्टेंटेनियस, इसको ds बटे dt में भी हम लोग तोड़ देंगे डिफरेंशिएट करके, ठीक है। लिमिट को हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा ds बटे dt। बहुत सारे पुस्तक में ये भी दिया जाता है, ये भी दिया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ताक्षणिक कोणीय वेग। ताक्षणिक कोणीय वेग ये क्या होता है, जैसे ही हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझे वैसे ही ये कॉन्सेप्ट है। ओमेगा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल t टेंजेंट टू 0 ओमेगा, यानी कि ओमेगा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, ओमेगा का वैल्यू कितना है, डेल थीटा बटे डेल टी, डेल थीटा बटे डेल टी, इसमें हम लोग लिमिट लगा देंगे डेल t टेंजेंट टू 0। हम लोग लिमिट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू ds बटे dt। ये हमारा निकल जाएगा क्या चीज, ताक्षणिक। अब जो हमारा जो टॉपिक आता है वो सबसे मेनली टॉपिक क्या आता है, दोनों में संबंध, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। इस संबंध को हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ तक इनका क्लियर हो गया हो वो वीडियो को लाइक करते चले, साथ ही चैनल के नीचे रेड कलर का वो आएगा सब्सक्राइब का बटन, उसको भी दबा दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नए वीडियो। तो स्टूडेंट्स हम लोग कोणीय वेग और रेखीय वेग के बीच में संबंध को जानने के लिए थोड़ा सा पीछे हम लोग चलते हैं।
अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करता है, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई वस्तु पॉइंट 1 पर है, यहाँ पर पॉइंट 1 पे वो यहाँ से गति करके पॉइंट 2 पर पहुंचा, वस्तु पॉइंट 1 से गति करके पॉइंट 2 पर पहुंचा, तो हम लोग इसको क्या कहते थे, रेखीय विस्थापन कहते थे, ठीक है। जो पीछे पढ़ा है उसको मैं रिमाइंड भी करा रहा हूँ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय विस्थापन कहते हैं, जिसको हम लोग एस से शो करते हैं। अब वस्तु 1 से लेकर 2 पर गया तो उसके बीच में क्या बनता है, एक कोण बनता है, जिसको हम लोग थीटा से शो करते हैं। और इसको आप लोग क्या जानते हैं, ये जो थीटा होता है वो क्या होता है, हमारा कोणीय विस्थापन होता है, कोणीय विस्थापन यानी कि थीटा। अब थोड़ा सा बैक क्लास में चलिए, आप लोग को लेके चलता हूँ बैक क्लास में, एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे बैक क्लास में, उसको मैं रिमाइंड करा रहा हूँ। आप लोग क्या पढ़े हैं कि जो हमारा कोण होता है, यानी कि एंगल, इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ, कोण जो हमारा होता है वो चाप यानी कि आर्क, चाप बटे रेडियस यानी कि त्रिज्या। जो हमारा कोण होता है, यानी कि ये जो कोण बन रहा है वो चाप बटे त्रिज्या, ये हमारा फॉर्मूला होता है, किसका होता है, कोण का फॉर्मूला होता है। कोण इक्वल टू क्या होता है हमारा, चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ पे कोण हमारा क्या है, थीटा है, और यहाँ पर हमारा वो क्या है, चाप कौन सा है, तो ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक जो गति कर रही थी तो हमारा चाप है, जिसको हम लोग क्या जानते हैं, एस, रेखीय विस्थापन जानते हैं, जिसको हम लोग शो करते हैं किससे, एस से। और रेडियस कौन है हमारे यहाँ पे, रेडियस इसको बोलते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है हमारा, मान लेते हैं आर है, तो बटे आर। या फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर को उस पार लेके गए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा आर इंटू थीटा, ये हमारा एक फॉर्मूला तो निकल गया है। अब हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोग संबंध निकालना है। संबंध निकालने के लिए हम लोग इसी फॉर्मूला में क्या करेंगे, समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे, समय के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर कैसे अवकलन करेंगे, तो ds बटे dt हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू r, हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म, नियतांक है, तो r क्या होगा, r का अवकलन नहीं होगा, आप लोग जानते ही होंगे, r क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका अवकलन नहीं होता है, तो r बाहर आ गया, किसका अवकलन होगा हमारा, थीटा का होगा, d थीटा बटे dt। ये अपना हम लोग को निकल के आ गया। अब हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा है कि जो हमारा v होता है, यानी कि कोणीय वेग जो हमारा होता है वो रेखीय विस्थापन, रेखीय विस्थापन में परिवर्तन के बराबर होता है। कोणीय वेग के बराबर बारे में हम लोग पीछे क्या पढ़े हैं, डेल एस बटे डेल टी, या फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू डी एस बटे डी टी। तो हम लोग इसी v को हम लोग इसी v का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखेंगे, ds बटे d का वैल्यू क्या होगा v, तो इसके जगह पर हम लोग ds बटे dt की जगह पे v लिख सकते हैं इज इक्वल टू r। और हम लोग कोणीय वेग के बारे में क्या पढ़े, ओमेगा के बारे में, कि जो हमारा ओमेगा होता है वो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन के बराबर होता है, समय के साथ परिवर्तन के बराबर होता है। या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू d थीटा बटे dt, सॉरी d थीटा बटे dt। या फिर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे d थीटा बटे dt का वैल्यू, यानी कि इसका वैल्यू कितना है, ओमेगा है, तो यहाँ पे ओमेगा हम लोग लिख देंगे। यही हमारा क्या होता है, इनके बीच में संबंध होता है, यही हमारा क्या होता है, इसके बीच में संबंध होता है। ये आपका था पूरा कॉन्सेप्ट, जो कि आप लोगों का उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा, अगर आप लोग यहाँ तक देखे होंगे वीडियो को। और अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख ही लिए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि नए वीडियो के अपडेट क्या होगा आपके तक पहुंचते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।